हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में बता रही थी, उसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आपको मैं विस्तृत रूप में बता रही थी। उसी कड़ी में अब मैं आगे अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताऊंगी। अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत का एक छत्र शासक बन गया था। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम, इनसे हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। उनसे हमें स्पष्ट होता है कि उसने एक ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु जो पुष्यमित्र का अयोध्या अभिलेख है उससे यह स्पष्ट होता है, उसमें यह उल्लेख मिलता है अयोध्या अभिलेख में कि पुष्यमित्र शुंग ने में यह उल्लेख मिलता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बाकी किसी अन्य जगह हमें इस प्रकार के यज्ञ किए गए थे। बाकी अन्य हमें किसी भी स्रोत से इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था उसमें पतंजलि स्वयं इस यज्ञ में ऋत्विज बने थे, उसके पुरोहित थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब उसने राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी तब उसने इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला आता है उसके द्वारा, यानी पतंजलि स्वयं इस यज्ञ के ऋत्विज थे। ठीक है, अब आता है उसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करना, ये उसकी महत्वपूर्ण कार्य था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ। अशोक जैसे मौर्य शासकों की अहिंसक मूलक नीति ने मगध साम्राज्य की सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा धर्म और संस्कृति के लिए भारी संकट उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि उसने अहिंसक मूलक प्रवृत्ति को अपनाया था। पूरी तरह से उसने युद्ध विजय नीति का परित्याग कर दिया था। तो राज्याश्रय पाकर वेदों ने, क्योंकि बौद्धों को बहुत ज़्यादा राज्याश्रय मिला था, राज के संरक्षण मिला था, तो इस कारण से बौद्धों ने वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की महत्ता, वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी गहरा आघात किया। अतः इन परिस्थितियों में ब्राह्मणों का बौद्धों के प्रति विरोध का स्वर तीव्रतम हो गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। और उसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके स्वयं मगध शासन को हस्तगत किया। संभव है कि यदि ये क्रांति ना हुई होती तो इस अहिंसा मूलक नीति के कारण जो देश का सैनिक संगठन चरमरा रहा था बुरी तरह से, तो पूरी तरह चरमरा जाता और भारत पुनः एक बार, जैसा कि पहले जब सिकंदर के बाद उत्तर पश्चिमी प्रांतों पर विदेशियों का अधिकार हो गया था, ठीक भारत पर विदेशियों का अधिकार पुनः स्थापित हो जाता है, या विदेशियों के चंगुल में भारत फंस जाता। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अपने इस नीति का अनुकरण सातवाहन शासकों ने भी किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को वापस पुनः स्थापित किया, वैदिक धर्म को उसने पुनः स्थापित किया, चतुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण सभ्यता संस्कृति आदि मान्यताओं का उसने पुनः स्थापित किया। तो यह जो इसके द्वारा किया गया था, यह काम कण्वों और सातवाहनों के समय में भी जारी रहा। पुष्यमित्र शुंग के समय में राजपुरोहित के रूप में पतंजलि को प्रतिष्ठित करना तथा
उन उसके संस्कृत तथा संस्कृति के प्रति अनुराग को प्रदर्शित करना। यानी कि उन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग है उसने पतंजलि को अपना राजपुरोहित बनाया। उसका पहला कार्य क्या था? पतंजलि को राजपुरोहित बनाया एक तो। दूसरा, उसने संस्कृत भाषा को महत्व दिया, क्योंकि संस्कृत भाषा इस समय अशोक के समय में साइडलाइन हो गई थी। पाली भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, इसने संस्कृत भाषा को महत्व दिया। पतंजलि जी ने स्वयं इस समय संस्कृत को सरल बनाने के लिए, समझने के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, पाणिनि की जो व्याकरण की कृति थी अष्टाध्यायी, उस पर एक टीका लिखी, पतंजलि महावास्य। अष्टाध्यायी पर टीका लिखी महावास्य, ठीक है। और उसके अलावा मनुस्मृति भी इसी समय की रचना मानी जाती है। मनुस्मृति भी इसी समय की रचना है। मनुस्मृति में वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा वर्णाश्रम धर्म की उत्कृष्टता का विवेचन मिलता है। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा के प्रयासों से ही हुआ था। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण व्यवस्था वाले राजतंत्र की एक प्रतिष्ठित संस्था थी। मगध के शासकों के समय इस प्रथा का लोप हो गया था, तो पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके इस राज उचित संस्था थी, इसका पुनरुद्धार किया। मौर्यों के शासनकाल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी संस्कृत भाषा का महत्व लगभग समाप्त हो गया था, अतः जनता वेदों और वैदिक साहित्य को विस्मृत कर बैठी थी। तो संस्कृत भाषा की जटिलता को दूर करने और उसे अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से पतंजलि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाते हुए महाभाष्य की रचना की थी। इससे स्पष्ट होता है कि शुंगों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व पुनः कायम हुआ। अगला आता है पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म। दिव्यावदान और तारानाथ, उन दोनों ने पुष्यमित्र को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विध्वंसक बताया है, परंतु यह विवरण पूर्वाग्रहग्रस्त लगता है। दोनों ही साक्ष्य बौद्ध साक्ष्य हैं। किसी भी हमें शिलालेख में, मुद्रा लेख में उसे बौद्ध विरोधी नहीं कहा गया है। केवल बौद्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हम उसे क्या नहीं कह सकते, बौद्ध विरोधी नहीं मान सकते, क्योंकि शुंगों के समय सांची और बरहुत के स्तूपों का निर्माण हुआ। शुंगों के समय सांची एवं बरहुत के स्तूपों का निर्माण किया। अगर मान लो वो बौद्ध विरोधी होता तो इनका निर्माण करता? नहीं करता ना। ठीक है। और उसके अलावा उसने जो दिव्यावदान है, मंजूश्री मूल कल्प है या तारानाथ के जो सभी बौद्ध साक्ष्य हैं बाद के हैं, अतः उन पर यह विश्वास नहीं किया सकता। और अधिकांश यह मानते हैं, अधिकांश यह स्वीकार करते हैं कि पुष्यमित्र एक सहिष्णु शासक था। जैसा कि उसने तिब्बती जो लेखक है तारानाथ, उसने कहा था कि उसने बौद्धों का वध करवाया, स्तूपों और विहारों को नष्ट करवाया,
उसके अलावा यह उल्लेख मिलता है कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सर ला करके देगा वह 100 दीनार देगा। तो इस तरह की जो जितनी भी बातें हैं ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और किसी भी तरह यह सही प्रतीत नहीं होती हैं। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि वह खुद एक सहिष्णु शासक था। उसके शासनकाल में ही बरहुत बौद्ध गया सांची के स्तूपों को नया रूप दिया गया, निर्माण किया गया और नया रूप दिया गया। उसने बेस्टनियाँ बनवाई थी उनके चारों ओर। तो इस प्रकार इसकी बात यह सही नहीं मानी जाती और यह स्पष्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म प्रचारक होते हुए भी एक सहिष्णु शासक था। अब आता है कि उसने का जो राज्य विस्तार था पुष्यमित्र शुंग का, वह पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। उसके समय में जो यवनों के साथ युद्ध हुआ था वह शायद सिंधु नदी के तट पर ही हुआ होगा और उसने उनको परास्त कर दिया था। तो उसके अलावा उसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे स्पष्ट होता है कि उसकी राज्य सीमा तक, जो राज्य की सीमा थी वो मथुरा तक थी। और उसके समय में दक्षिण पूर्व में जो कलिंग राज्य था वो स्वतंत्र राज्य था, लेकिन उसके जो अयोध्या लेख है उससे स्पष्ट होता है कि कौशल पर भी उसके अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। अब आता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके कौन कौन से उत्तराधिकारी बने। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अग्निमित्र शासक बना। वह पिता के शासनकाल में ही विदिशा का राज्यपाल था। उसके समय हमें किसी घटना की जानकारी प्राप्त नहीं होती। पुराणों के अनुसार शुंग वंश में के हमें 10 राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें जो आखिरी शासक था वो था देवभूत या देवभूति। जो देवभूति था वह अयोग्य शासक था और इस अंतिम शासक देवभूति को उसी के ही अमात्य वासुदेव कण्व ने मारकर कण्व वंश की स्थापना की। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित से भी इस तरह की घटना की पुष्टि होती है कि देवभूति की हत्या के बाद शुंग वंश का अंत हो गया और वसुदेव कण्व के राजा बनते ही नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में जो शुंग काल है उसमें सामाजिक, आर्थिक एवं कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई थी। यह काल इतिहास में इसलिए भी महत्व रखता है कि सर्वप्रथम शुंग शासकों ने यवनों से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा की और कालांतर में सातवाहनों ने शक क्षात्रपों के आक्रमण से दक्षिण भारत के साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। और दोनों ही राजवंश मौर्य वंश के जो ब्राह्मण धर्म विरोधी नीति के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस काल को ब्राह्मण धर्म और समाज के पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। धन्यवाद।